नमस्कार, मैं विनीता सिंह कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज टीएनबी और कलमकार पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में प्रसिद्ध कवि, आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव की पुस्तक आस्था और विवेक पर परिचर्चा आयोजित की गई है। जितेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं, आस्थाहीन विवेक और विवेकहीन आस्था किसी काम के नहीं होते। इस पुस्तक में कुल 25 लेख हैं जो साहित्य, संस्कृति और सिनेमा से संबंधित हैं। पहला लेख रेणु की कहानी, महत्वपूर्ण कहानी आत्मसाक्षी पर है। 1965 में लिखी गई यह कहानी कम्युनिस्ट आंदोलन के बिखराव पर केंद्रित है और राजनीति में आए लोगों के बदलते सरोकार और ढुलमुल आचरण को गंभीरता से दर्शाती है। इसके अलावा सादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह, जो कि भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर है, कन्नड़ भाषा के लेखक आनंद की अविस्मरणीय कहानी लड़की, जिसकी मैं तेजेंद्र शर्मा की कहानी, तथा चित्रा मुदगल के उपन्यास आवा, जो मुंबई के जीवन और ट्रेड यूनियन के यथार्थ को रेखांकित करती है, पर विचार किया गया है। कविताओं से गुजरते हुए इस प्रश्न के साथ कि कविता क्या है, अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, मुगल बादशाहों की हिंदी कविता, पंडित हरिचंद अख्तर, माधव कौशिक, वशिष्ठ अनूप की कविताओं पर भी विचार किया गया है। दलित कविता, प्रेमचंद, नामवर सिंह तथा विश्वनाथ त्रिपाठी पर भी लेख है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक महत्वपूर्ण लेख है, जिसमें शिक्षा नीति में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त डायरी से कुछ नोट्स हैं, जिसकी एक एक पंक्ति मनुष्य में ऊर्जा का संचार करती है। जितेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं, जग में निरंतर भटके बिना अच्छी कविता संभव नहीं और ज्ञान पर जमी धूल को अनवरत झाड़े बिना विश्वसनीय आलोचना मुमकिन नहीं। इसी के साथ डायरी के एक और अंश है, कठिन दिनों में सपने देखे नहीं सृजित किए जाते हैं। इसके बाद पुस्तक में जितेंद्र श्रीवास्तव के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर साक्षात्कार हैं। अंतिम निबंध अमिताभ बच्चन की चर्चित फिल्म दीवार पर केंद्रित है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र, डॉक्टर भावना सरोहा, डॉक्टर तरुण, कमलेश वर्मा और इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर अरुण होता। पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध कवि, आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। अब चर्चा की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र को। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से एमए और एमफिल प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपने हिंदी उपन्यास की आलोचना पर जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं तद्भव, पुस्तक वार्ता, लम्हे, पाखी, वर्तमान साहित्य, परिकथा, बनास जन इत्यादि में विभिन्न विषयों पर आलेख और समीक्षाएं प्रकाशित है। आपने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रपत्र वाचन भी किया है। आपकी उपन्यास और हिंदी आलोचना शीर्षक पुस्तक काफी चर्चित रही है। आपने कुछ समय तक जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में अध्यापन भी किया है। वर्तमान में मानविकी विद्यापीठ इग्नू के हिंदी संकाय में अकादमिक परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर शंभुनाथ जी, आपका स्वागत है। बस 1 मिनट में मैं जुड़ रहा हूँ, कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, मैं केबल प्लग कर लूँ, बस 1 मिनट। जी जी।
मेरा वो ले लीजिए, जरा मेरा फोन दे दीजिए। इस व्यवधान के लिए क्षमा करेंगे, अचानक से नेटवर्क बाधित हो गया, वाईफाई से फोन चल रहा था तो बीच में कोई समस्या ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि प्रारंभ में ही इसे ठीक कर लिया जाए। कलमकार पब्लिकेशंस और टीएनबी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आस्था और विवेक पुस्तक पर आयोजित इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे सुप्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर अरुण होता जी, अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम के महत्व में वृद्धि कर रहे प्रख्यात आलोचक, आस्था और विवेक जिस पुस्तक पर आज परिचर्चा होनी है उसके यशस्वी सर्जक आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम में अपना वक्तव्य दे रहे सुपरिचित आलोचक डॉक्टर कमलेश वर्मा जी, युवा आलोचक डॉक्टर तरुण जी, डॉक्टर भावना सरोहा, सत्र संचालिका सुश्री विनीता सिंह और कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी सुधी साहित्य प्रेमी मित्रों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सादर नमन। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, इसमें अपना वक्तव्य देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जब आयोजक ने मुझसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि अगर आप अपना एक लिखित वक्तव्य देंगे तो हमारे लिए अधिक अच्छा रहेगा। तो उसी के अनुरूप मैंने कुछ तैयार किया है, जिसमें से कुछ मैं कुछ हिस्सा ही उसका पढ़ूंगा क्योंकि वो बहुत विस्तृत तैयार हो गया है। लेकिन चूंकि मैं पहला वक्ता हूं, इसलिए मेरे पास यह छूट है कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले लूं, जैसा कि प्रायः संगोष्ठियों में होता रहा है। तो अगर ऐसा होने लगे तो मुझे संकेत करेंगे, हमारे सभी वरिष्ठ जन इसमें उपस्थित हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत गौरव का विषय है कि आज मुझे उस आलोचक की रचना पर अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है जिनके सानिध्य में लंबे समय तक रहकर मैंने साहित्य को पढ़ने, समझने और उस पर कुछ टीका टिप्पणी करने का सलीका सीखा है। इसलिए ऐसे आलोचक की आलोचना दृष्टि पर बात करना, उसे परखना, उसे मूल्यांकित करना, यह मेरी क्षमता के बाहर की चीज है। लेकिन दूसरी ओर जब किसी किताब को पढ़ते हैं तो कुछ विचार, कुछ जिज्ञासाएं भी मन में आती हैं जिन्हें साझा करने का एक मोह भी होता है। तो जैसे ही आयोजक ने इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रित किया तो मैंने इसे तुरंत सहर्ष स्वीकार किया और पुस्तक को पढ़ते हुए जो कुछ बिंदु मुझे विशेष रूप से आकृष्ट करते हैं उन पर अपनी बात रखने की एक कोशिश करूंगा। विषयों की विविधता और वैचारिक विस्तार की दृष्टि से यह एक संतुलित और समृद्ध पुस्तक है। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव की आलोचना के पाठकों के लिए यह विचार विमर्श के नए क्षितिज का विस्तार करती है। लेकिन पुस्तक पर अपनी बात शुरू करने से पहले मैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव की आलोचना दृष्टि की कुछ विशेषताओं को रेखांकित करना चाहूंगा। जितेंद्र श्रीवास्तव हमारे समय की आलोचना में एक विरल उपस्थिति की तरह है। तमाम तरह की वैचारिक जकड़बंदियों, तोल मोल की भाषा और चलताऊ टिप्पणियों के दौर में वे ठहर कर काम करने के महत्व को जानते हैं। समकालीन हिंदी आलोचना में जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी तलस्पर्शी विवेचन दृष्टि और स्पष्ट वैचारिक चेतना के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इधर भी जब आलोचना में भाषिक छद्म और वैचारिक जटिलता की बहुलता दिखाई पड़ रही है, तब ऐसी आलोचना की मांग और बढ़ जाती है जो भाषिक और वैचारिक छद्म से परे रचना धर्मिता और मानवीयता के प्रति गहरा विश्वास पैदा करे। यह ध्यान रखने की बात है कि इनकी आलोचना न केवल अपने समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से सीधे टकराती है, बल्कि समाज की पतनशील प्रवृत्तियों को पहचान कर उनके छद्म को अनावृत भी करती है। कहना समीचीन होगा कि जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी आलोचना में
जिस ऊर्ध्वगामी चेतना और मनुष्य धर्मी दृष्टि को केंद्र में रखकर चलते हैं, वह अपने समय और समाज की गहन पहचान से ही संभव है। जितेंद्र श्रीवास्तव आलोचना की भाषिक कलात्मकता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि उसमें वैचारिक चिंताओं को प्रमुखता देते हैं। इनके आलोचना कर्म से गुजरते हुए यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वे भाषा की ताकत को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए वे अपनी आलोचना के पाठक को किसी तरह की भाषिक जटिलता में न उलझाकर विलुप्त हो रही मनुष्यता के संधान के जरिए रचना का आस्वाद प्रदान करते हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव की आलोचना कलात्मक मूल्यों पर वैचारिक और सामाजिक मूल्यों को वरीयता देती है। यह एक गौर करने की बात है। उन्हें पढ़ते हुए लगता है कि वे आश्वस्त हैं कि उसी सृजनात्मकता का महत्व स्थायी होगा जो अपने समय के संकटों से टकराने के साथ ही अपने समय की क्षुद्रताओं से मुक्त होगी। इसलिए इनकी आलोचना अपने समय के केंद्रीय स्वर की तरह साहित्यिक समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुषमर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि, रचना का जीवद्रव्य, कहानी का क्षितिज, कविता का घनत्व जैसी बहुचर्चित इनकी आलोचना कृतियों की श्रृंखला में आस्था और विवेक नवीनतम उपस्थिति। अपनी साहित्यिक सक्रियता और लगातार सार्थक रचने की क्षमता से प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव अनेक बार साहित्यिक समाज को हतप्रभ करते हैं। यह किसी भी समकालीन रचनाकार के लिए स्पृहणीय हो सकता है कि अनेक प्रशासनिक और अध्यापकीय जिम्मेदारियों के बावजूद इधर के महीनों में उनकी 3 पुस्तकें हमारे बीच में हैं। स्त्री जीवन पर केंद्रित कविताओं का संग्रह स्त्रियां कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों को, प्रेम कविताओं का संग्रह जितनी हंसी तुम्हारे होठों पर, तथा आज की परिचर्चा जिस पुस्तक पर केंद्रित है वह पुस्तक आस्था और विवेक इधर बीच प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों के लिए सर को पुनः बधाई देते हुए मैं आज की परिचर्चा की निमित्त रचना के कुछ बिंदुओं पर अपने विचार रखूंगा। आस्था और विवेक एक आलोचक के रूप में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव की संभवतः 11वीं पुस्तक है। यदि संख्या में कोई गलती है तो आदरणीय होता सर या डॉक्टर कमलेश वर्मा सर मुझे दुरुस्त करेंगे। इस पुस्तक की परिधि पर्याप्त विस्तृत है। विषय की विविधता और आलोचकीय चिंता दोनों ही दृष्टियों से इसका फलक व्यापक है। यह पुस्तक हमारे परिदृश्य के 3 महत्वपूर्ण पक्षों साहित्य, संस्कृति और सिनेमा पर समन्वित रूप से विचार करती है। 256 पृष्ठों की उस पुस्तक के 3 भाग हैं। पहले भाग में विविध विषयों पर केंद्रित 24 आलेख हैं। दूसरे भाग में समकालीन समय, समाज और साहित्य पर केंद्रित 4 साक्षात्कार हैं तथा तीसरे भाग में अमिताभ बच्चन की चर्चित फिल्म दीवार पर एक सुदीर्घ और सुचिंतित आलेख है। यह आलेख भी मूलतः इस फिल्म पर उनके एक व्याख्यान का लिप्यंतरित रूप है। इन तीनों हिस्सों के समन्वित आलोक से ही आस्था और विवेक नामक यह पुस्तक अपना आकार ग्रहण करती है। आस्था और विवेक जैसा चिंतन परक और सुंदर शीर्षक आलोचक ने महज सौंदर्य वृद्धि के लिए नहीं चुना, बल्कि इसके पीछे एक सुचिंतित मंतव्य है जो पुस्तक के विभिन्न आलेखों से गुजरते हुए पाठक को दिखाई देगा। पुस्तक की भूमिका में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आस्थाहीन विवेक और विवेकहीन आस्था किसी काम की नहीं होती। समाज की बेहतरी के लिए दोनों की उपस्थिति अपरिहार्य है। पुस्तक में जिन रचनाओं और रचनाकारों पर विचार किया गया है उनके विश्लेषण में आपको यह साहचर्य फलीभूत होता दिखाई पड़ेगा। वस्तुतः गंभीर और उत्तरदायी कार्य करते हुए एक पक्षीय केंद्रियता सदैव विश्वसनीयता का संकट पैदा करती है। जिस तरह चिंतामणि की भूमिका लिखते हुए आचार्य शुक्ल यह मानते हैं कि रचनात्मक यात्रा में बुद्धि के साथ हृदय का भी साथ चलना आवश्यक है, उसी तरह इस पुस्तक के रचनाकार का भी मानना है कि आस्था के साथ विवेक और विवेक के साथ आस्था का होना भी अपरिहार्य है। पीछे दृष्टि डालें तो 1961 में प्रकाशित डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक आस्था और सौंदर्य
जहां भारोपीय साहित्य और समाज की क्रियाशील आस्था और सौंदर्य की अवधारणाओं का व्यापक विश्लेषण करती है, वहीं 2022 में प्रकाशित प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव की पुस्तक आस्था और विवेक भारतीय समाज और साहित्य की गतिशीलता में आस्था और विवेक जैसे अनिवार्य जीवन मूल्यों की विशद विवेचना करती है। इसे एक सुखद संयोग ही समझना चाहिए और समान भाषा में वैचारिक चिंतन की विकासमान परंपरा के निदर्शन की तरह देखा जाना चाहिए। पुस्तक के पहले भाग में विभिन्न विषयों पर केंद्रित आलेख, रेणु की चर्चित कहानी आत्मसाक्षी, मंटो की कालजयी कहानी टोबा टेक सिंह, कन्नड़ की सुप्रसिद्ध कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की, चित्रा मुदगल का उपन्यास आवा जैसी सुपरिचित रचनाओं पर लिखने के साथ ही पंडित हरिचंद अख्तर जैसे कम प्रसिद्ध गजलकार, प्रेमचंद, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, अरुण कमल आदि वरिष्ठ लेखकों पर केंद्रित आलेख भी इसमें सम्मिलित हैं। तेजेंद्र शर्मा, शरद सिंह, जयंती रंगनाथन, आकांक्षा पारे, वशिष्ठ अनूप, देवेश पतसारिया, चयन सिंह मीना आदि विभिन्न रचनाकारों पर इस पुस्तक में चर्चा की गई। इन पर केंद्रित आलेखों में जिस स्पष्ट आलोचकीय विवेक और सुचिंतित विवेचना दृष्टि का दर्शन हो रहा है, वह समकालीन आलोचना में अन्यत्र दुर्लभ है। अपनी आलोचना प्रक्रिया में जितेंद्र श्रीवास्तव किसी ऐसी वैचारिक और रचनात्मक चौहद्दी का निर्माण नहीं करते हैं जिसके भीतर रहकर ही रचना का विवेचन बाध्यकारी हो। इसलिए इस पुस्तक के आलेखों में कहीं भी पूर्वाग्रही चयन और इच्छित का महिमा मंडन नहीं दिखाई पड़ता है। अशोक वाजपेयी, मिथिलेश श्रीवास्तव, प्रमोद बेड़िया, माधव कौशिक, वशिष्ठ अनूप, ली मिन युंग, चयन सिंह मीना आदि लेखकों पर केंद्रित आलेख इस कथन की पुष्टि करते हैं। इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, गजल, आलोचना, सिनेमा जैसी विभिन्न विधाओं पर विचार किया गया है। इस पुस्तक के आलेखों को पढ़ते हुए लगता है कि विधाओं की परस्पर संबद्धता के प्रति प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव का दृढ़ विश्वास है। इसलिए वे विभिन्न विधाओं पर समान रूप से सार्थक लिखने में सक्षम हो सके हैं। इस पुस्तक में उन्होंने जिस गंभीर तैयारी के साथ कविता, कहानी और उपन्यास पर लिखा है, उसी आलोचकीय निष्ठा के साथ गजल, आलोचना, विमर्श आदि विधाओं पर भी लिखा है। इससे एक आलोचक के रूप में उनकी बहुपठीयता और विस्तृत रेंज का पता चलता है। आस्था और विवेक का पहला लेख रेणु की महत्वपूर्ण कहानी आत्मसाक्षी पर केंद्रित है। रेणु एक ऐसे विवेक संपन्न रचनाकार हैं जिनकी अंतिम जन में गहन आस्था है। जो अंतिम जन के काम का नहीं, रेणु इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसी स्पष्ट चेतना के कारण वे हिंदी प्रदेशों में कम्युनिस्ट आंदोलन के बिखराव पर आत्मसाक्षी जैसी कहानी लिख सके। रेणु की इस अपेक्षाकृत अचर्चित कहानी की पहचान और उस पर बेबाकी से लेखन जितेंद्र जी की आलोचकीय प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक विचार विशेष के बुद्धिजीवियों की संभावित नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए वे साहस के साथ लिखते हैं, यह कहानी उन चालाकियों और अधिकतर कॉमरेडों के भीतर समाये उन जातिवादी आग्रहों की शिनाख्त करती है जिनके कारण हिंदी प्रदेशों में वामपंथी आंदोलन हाशिए के भी बाहर चला गया है। ज्यादातर कम्युनिस्ट अविश्वसनीय हो गए। कैसी विडंबना है कि लोग वर्ग की बात करेंगे लेकिन सांस जाति में लेंगे और पार्टी में पद देने के लिए उत्तराधिकारी भी अपनी जाति में ही ढूंढेंगे। पुस्तक से लिया गया यह उद्धरण उस आलोचकीय प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जहां किसी भी वैचारिक संबद्धता से बढ़कर मनुष्यता का संरक्षण केंद्र में होता है। जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी रचना और आलोचना में चेतना की अग्रगामिता को विशेष बल देते हैं। पश्चगामी चेतना को मनुष्यता के प्रतिपक्ष की तरह देखते हैं। इसीलिए टोबा टेक सिंह कहानी पर केंद्रित अपने आलेख में वे मंटो की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अपने पाठकों की चेतना को अग्रगामी बनाया। इसी तरह कन्नड़ भाषा के सुप्रसिद्ध कहानीकार आनंद की कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की का विवेचन इन्होंने अस्वीकार के मानस निर्माण की अनिवार्यता को केंद्र में रखकर किया है और इस कहानी को भारत की आधी आबादी के पक्ष में रची गई अविस्मरणीय कहानी के रूप में
याद किया। जितेंद्र जी अपनी आलोचना प्रक्रिया में विश्लेषण में तो जाते ही हैं, साथ ही साथ लगातार सूक्त वाक्यों की भी रचना करते हैं, जिन वाक्यों के गहन निहितार्थ होते हैं। पुस्तक के लेखों के शीर्षक और आंतरिक रचना में वे इसकी लगा पुस्तक के लेखों के शीर्षक और उसकी आंतरिक रचना में इनकी लगातार पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए देखें, कुछ शीर्षक उदाहरण के लिए देखें, जैसे अस्वीकार का मानस, जहां नशा है जीवन, सपने बचाने का स्वप्न, निर्वासित सपनों के पुनर्वास का प्रश्न, आदि आदि। ऐसे शीर्षक और सूक्तिपरक वाक्य इनकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि और सशक्त आलोचना भाषा से ही संभव हो सके। आवा निसंदेह एक कालजयी उपन्यास है। विभिन्न दृष्टियों और प्रयोजनों से हिंदी समाज इस उपन्यास पर बार बार विचार करता रहा। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव इस उपन्यास को खांचेबद्ध विमर्श और निर्दिष्ट आलोचना दृष्टि से परे जाकर देखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए आवा के निहितार्थ केवल स्त्री जीवन और प्रतिरोध के दायरे तक सीमित नहीं है, अपितु विराट जीवन के प्रति उसकी प्रखर चेतना को वे अधिक मूल्य देते हैं। विचार की इस नवीनता और प्रखर आलोचकीय चेतना को साफ तौर पर आपके सामने रखने के लिए आवा पर केंद्रित लेख से एक उद्धरण पढ़ूंगा, जो इस पुस्तक के संबंध में मेरे द्वारा की गई चर्चा के लिए एक प्रमाण की तरह होगा। उद्धरण देखिए। चित्रा मुदगल जीवन और समाज की गहन बुनावट को ठीक से समझती हैं। यह उनके लेखन से बार बार प्रकट होता है। हाशिए के जीवन का व्याकरण जिस प्रकार उनके लेखन में आया है, वह प्रशंसनीय भी है और श्लाघ्य भी। आवा का सृजन हाशिए के जीवन के व्याकरण की इसी समझ के कारण संभव हुआ है। यदि ऐसा न होता तो यह श्रमिक बस्तियों और उनके नेताओं के आपसी संघर्ष पर लिखा गया एक साधारण उपन्यास बन जाता। यहीं यह रेखांकन भी जरूरी है कि किसी भी जीवन का व्याकरण कोई सर्जक एक दिन में या दूसरों से बखान सुनकर आत्मसात नहीं कर सकता। जीवन का व्याकरण उधारी पर नहीं मिलता, उसे हासिल करना पड़ता है। इस उद्धरण को पढ़ने के बाद यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि आलोचक के पास कितनी बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा और सशक्त आलोचना भाषा है। पुस्तक के अन्य आलोचनात्मक लेखों, साक्षात्कारों और व्याख्यानों में आपको निरंतर गहन वैचारिक चिंतन दिखाई देगा। चाहे वे कविता क्या है जैसे प्रश्न से टकरा रहे हों, चाहे हरिचंद अख्तर और प्रेमचंद पर लिख रहे हों, चाहे अपने समय के कथाकारों, कवियों और आलोचकों पर टिप्पणी कर रहे हों, चाहे हिंदी कविता के वर्तमान और अतीत, दलित कविता और भारतीय समाज जैसे विषयों पर साक्षात्कार दे रहे हों, दीवार जैसी फिल्म पर बातचीत करते हुए भी वे उसे एक रचनात्मक कृति के बतौर देख रहे हैं और इस फिल्म को बदलते युग का मुहावरा कहकर संबोधित कर रहे हैं। इन विश्लेषणों के विस्तार में जाने और इनकी विषय वस्तु को ठीक से आपके सामने रखने के लिए जितने वक्त की जरूरत है, आज के कार्यक्रम में इसकी गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ रही। हमारे बीच कई महत्वपूर्ण और ख्यातिलब्ध विद्वान उपस्थित हैं, जिन्हें इस विषय पर सुनना हम सभी के लिए आनंददायी होगा। सीमित क्षमता और सीमित समय में यही कुछ विचार थे जिन्हें मैं आपके सामने रख सकता हूं। यह कितना सार्थक है, इसका निर्णय आप स्वयं करेंगे। कलमकार पब्लिकेशन और टीएनबी चैनल ने मुझे इस परिचर्चा में आमंत्रित किया और आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव सर को पुस्तक के लिए पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सभी को प्रणाम, आभार। बहुत अच्छा बोले समूह। बहुत बहुत धन्यवाद समूहनाथ जी। आपने पुस्तक पर काफी विस्तृत और गंभीर चर्चा की। अब मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर भावना सरोहा को। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से एमफिल तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वरिष्ठ शोध वृत्ति के साथ पीएचडी की उपाधि अर्जित की है। साथ ही
अनुवाद अध्ययन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इनकी कविताएं और आलेख हिंदी की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इनकी अब तक 3 पुस्तकें कथा साहित्य, सिनेमा और वृद्ध जीवन की कहानियां भाग 1 और 2 प्रकाशित हैं। इन्होंने वृद्ध जीवन से संबंधित हिंदी की महत्वपूर्ण कहानियों को संकलित और संपादित किया है। डॉक्टर भावना वृद्ध जीवन और अन्य अकादमिक विषयों पर आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में निरंतर सहभागिता करती रही हैं। इन्होंने इंडोनेशिया की शैक्षिक यात्रा भी की है। इन्हें विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने का कई वर्षों का अनुभव रहा है। इन्हें राष्ट्रीय महत्व के कई कार्यक्रमों के संचालन का भी अनुभव है। इन्होंने ज्ञानवाणी एफएम चैनल और टेलीविजन के ज्ञान दर्शन चैनल पर लाइव कक्षाएं भी ली हैं। आकाशवाणी से भी इनकी रचनाएं प्रसारित होती रही हैं। इन्होंने कुछ समय तक मानविकी विद्यापीठ इग्नू की हिंदी संकाय में अकादमिक परामर्शदाता के पद पर कार्य किया है। वर्तमान में सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सेवारत हैं। डॉक्टर भावना जी, आपका स्वागत है। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब ठीक है। धन्यवाद विनीता जी। सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम सुप्रसिद्ध आलोचक, कवि और मेरे आदरणीय गुरु जितेंद्र श्रीवास्तव जी को, और उपस्थित आज के कार्यक्रम में सभी उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ आस्था और विवेक पुस्तक पर परिचर्चा में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगी शीर्षक पर, जो आस्था और विवेक है। शीर्षक से ही इस पुस्तक के बारे में हम लोगों को पता लगता है कि आलोचक यहाँ पे जो साहित्य, संस्कृति और सिनेमा, इसके प्रति जो आलोचक की आस्था है, और उस आस्था और विवेक से जो जितना भी वो मतलब विचार करते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये पुस्तक कहती है। कह सकते हैं कि लेखक के बारे में, उसके अध्ययन और अध्यापन के बारे में पूरी जो अगर उनको जानना चाहते हैं, लेखक के अध्ययन के बारे में जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो ये पुस्तक बहुत ही उत्तम है। इस पुस्तक को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला भाग है उसमें 24 आलेख हैं, दूसरे भाग में कुछ डायरी के नोट्स हैं, और तीसरे भाग में 4 साक्षात्कार हैं, और चौथा जो भाग है उसमें दीवार फिल्म पर उनका एक वक्तव्य है। अगर हम पहले भाग की बात करें, देखिए जो मैं इस पुस्तक के बारे में मोटी-मोटी चर्चाएं करूंगी, सब विषयों को उठाऊंगी, कोशिश करूंगी कि देखिए कि विषयों में कैसे विविधता है। मतलब लेखक की नजर से जो भी साहित्य में लिखा जा रहा है, जिन विषयों पे लिखा जा रहा है, जो लोग लिख रहे हैं, जो लेखक है, वो सबके प्रति मतलब बिल्कुल सक्रिय है अपने क्षेत्र में। अब देखिए जो पहली कहानी है, रेणु की कहानी पे जहां उनको बात करनी हो, यहाँ पे हिंदी प्रदेशों में कैसे वामपंथी जो आंदोलन है वो हाशिए पे जा रहे हैं, उसकी कहानी बयां करती है। या टोबा टेक सिंह कहानी है, जो विभाजन को लेकर जो आम जन की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने वाली कहानी है। या हम बात करें कि लड़की जिसकी मैंने हत्या हो गई, ये देखिए ये जो कहानी है, ये अंधविश्वास और कुप्रथा पर कटाक्ष करती हुई कहानी है। ये बसवी प्रथा की ओर ध्यान केंद्रित करती है। ये उस तरह की स्त्रियों के प्रति दुख प्रकट करती है। आप इसके बाद देखिए चौथा जो आलेख है, देखिए 3 स्त्री कहानीकार। इसमें शरद सिंह की छिपी हुई औरत, जयंती रंगनाथन की उसकी रातों में सुबह नहीं थी, या आकांक्षा बारे की कठिन इश्क की आसान दास्तां। अब ये देखिए, ये सब तीनों जो कहानी है, ये स्त्री जीवन के अलग-अलग पक्षों की ओर ध्यान खींचती है, उनके अलग-अलग पक्षों को दिखाती है। या इसके अलावा देखते हैं हम जो तेजेंद्र शर्मा की जो कहानी है, कब्र का मुनाफा। इसमें देखिए शिया, सुन्नी या हिंदू या विभिन्न जातियों के इसमें उनके जो विभिन्न जाति हैं, या देश की सरहदें विभाजन के विभिन्न स्तरों की ओर ये अर्थपूर्ण इशारा करती है ये कहानी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि
आगे इस पुस्तक में उन्होंने जामिया में व्याख्यान दिया। तो देखिए इन विषयों पर चर्चा करते हुए वो कहीं भी अपने गुरु जिन्होंने उनको गढ़ा है, चाहे उनके पिता हैं, चाहे उनके गुरु हैं या और भी जो समय-समय पर उनके जीवन में आए हैं लोग, वो किसी को नहीं भूले हैं। इन विषयों के बाद देखिए जब हम आगे पुस्तक में देखते हैं, वो अपने गुरु को याद करते हैं। उनके सुयोग्य अध्यापक श्री शरद चंद्र अग्रवाल के बारे में बात करते हैं, कैसे उन्होंने इनकी आलोचनात्मक दृष्टि का विकास किया। और उस आलोचनात्मक दृष्टि से देखिए क्या फ़ायदे हुआ, क्या किस-किस चीज़ का विकास हुआ, किस तरह की दृष्टियाँ उनके भीतर मतलब पैदा हुई। जैसे मार्क्सवादी और समाजशास्त्रीय दृष्टि है, या वो बताते हैं कि शब्दों के प्रयोग को समझने की दृष्टि है, या गांधीवादी साहित्य दृष्टि है, अस्तित्ववादी साहित्य दृष्टि है, स्त्रीवादी दृष्टि है, अम्बेडकरवादी साहित्य दृष्टि है, आदिवासी साहित्य दृष्टि है ना? या सबाल्टर्न दृष्टि है, संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी अध्ययन दृष्टि है, ये सब उनके अंदर विकसित हुआ। इन सब दृष्टियों से वो रचनाओं को पढ़ने लगे, जिसमें उनका पूरा जो योगदान है उनके गुरु का है। वे आगे उपन्यास और कुछ गोदान उपन्यास की चर्चा करते हैं, या फिर वापसी कहानी की चर्चा करते हुए वो हम लोगों को भी सिखाते हैं कि किस तरह कहानी या उपन्यास को पढ़ना चाहिए, किस दृष्टि से पढ़ना चाहिए। जितेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि अध्यापन में नवोन्मेष के लिए शिक्षक और अध्येता दोनों को ही साहित्य और समाज में के विज्ञान में जो भी क्षेत्र में जो लगातार शोध हो रहे हैं, उन सबसे उनका परिचय होना चाहिए, परिचित होने चाहिए। अगर शिक्षक और अध्येता इन चीज़ों से परिचित है, जो भी समाज में घटित हो रहा है, तभी वे कहानी की संपूर्णता और गंभीरता को समझ पाएगा। वे आवा जैसे उपन्यास की चर्चा करते हैं। कविता क्या है वो हमें बताते हैं। कविता पे विस्तृत चर्चा करते हैं, या वो अरुण कमल की कविताओं के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं जितेंद्र श्रीवास्तव के लेखन और अध्यापन में हम एक चीज और देखते हैं कि वे स्त्री के मर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। अनेक विधाओं में उन्होंने वे स्त्री के दुख को नहीं भूले हैं। जैसे कि अरुण कमल की कविताओं में बात करते हैं, जैसे दर्जन के प्रति वो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, या श्रमशील वर्ग की जो गर्भवती स्त्री है उसके प्रति जो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। बुढ़ापे को लेकर कविता लिखी है अरुण कमल ने, उसकी ओर संकेत करते हैं। या वे अरुण कमल की एक और खासियत बताते हैं, घोषणा पत्र की तरह जो कविताएं हैं उनकी, जैसे कि मैं बर्फ हो सकता हूँ, पानी और भाप हो सकता हूँ, लेकिन कीचड़ नहीं, कभी नहीं। इस तरह कविताओं की ओर चर्चा करते हैं। जितेंद्र जो है वो अरुण के बारे में बताते हैं कि वे लगातार स्त्री जीवन को समझने वाले कवि हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने स्त्री को इस तरह समझा है कि मतलब उनकी जो स्त्री है ना, वो लगता है कि वो आंसुओं से, आंखों से नहीं रो रही है, वो पूरे शरीर से रो रही है। वे बताते हैं कि अरुण कमल की जो कविताएं हैं वो कहीं ना पितृसत्तात्मक जो समाज है उसकी कहीं ना कहीं कलई खोलता नजर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर पांडे ऐसा एक कविता संग्रह है उनका, मुगल बादशाहों की हिंदी कविता। इसमें मुगलों की कविताओं का एक कविता संग्रह है। उसमें जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मौजम शाह, बादशाह आलमगीर, शाह आलम शानी, इन सब की कविताएं हैं। उस सब के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं जितेंद्र श्रीवास्तव। इसके बाद मिथिलेश श्रीवास्तव की कविताओं की चर्चा करते हैं। वो उनके दो कविता संग्रह की बात करते हैं कि किसी उम्मीद की तरह, या पुतले पर गुस्सा, उसका उदाहरण देते हुए बात करते हैं कि ये निम्न वर्गीय जीवन को बयां करती हुई इनकी कविता संग्रह है। तो देखिए जो निम्न वर्ग है, या कोई जो वंचित तबका है, या वो स्त्री है, किसी या विभाजन का जो दर्द है, आप ये देखिए कि कई पक्ष हैं, मतलब उनके विषय में कई विविधता है जिन पर वो लिख रहे हैं। इसका मतलब उनका अध्ययन का जो क्षेत्र है वो काफी व्यापक है। इसके बाद वो वरिष्ठ कवि प्रमोद बेड़िया के संग्रह जो जीवन से उधार, उसके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके व्यंग बोध के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि जो प्रमोद बेड़िया है वो कचरे की तरह जो जीवन जी रहे हैं, वे
उनके कवि हैं। वे बताते हैं कि प्रमोद बेड़िया की कविताओं में जो स्त्री का मर्म है, उसके बारे में चर्चा करते हैं जितेंद्र श्रीवास्तव। वे उर्दू में देखिए पंडित हरिचंद अख्तियार मतलब अख्तर, मतलब देखिए कहीं भी वो मतलब उनका मतलब अध्ययन क्षेत्र देखिए, अब उर्दू में देखिए जिनको वो बहुत चर्चित नहीं है, उनके बारे में भी वो लिख रहे हैं, उनके बारे में भी वो अध्ययन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि जो पंडित हरिचंद अख्तर को जो शोहरत मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। वे उनकी महत्व बताते हुए उनके जो व्यंग से भरी उनकी जो बौद्धिकता है, उसकी चर्चा करते हैं। वे उनकी शायरी जो इनकलाबी चेतना और प्रेम से ओतप्रोत है, उनके बारे में हमें ज्ञान देते हैं। इनके अलावा भी उन्होंने माधव कौशिक या वशिष्ठ अनूप, देवेश पथरसरिया या इसके अलावा उन्होंने प्रेमचंद के बारे में भी लिखा है कि प्रेमचंद को क्यों पढ़ना चाहिए, वो क्यों प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद की प्रगतिशीलता के बारे में चर्चा करते हैं। और वो इस तरह जितेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि सामान्य से पाठक भी जो होगा, जो वो बिल्कुल प्रेमचंद के बारे में पढ़कर, उनका आलेख पढ़कर उसको जानने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो जाए। वो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से बताते हैं प्रेमचंद के बारे में। जितेंद्र श्रीवास्तव दलित कविता के बारे में बात करते हैं। चैन सिंह मीना जी की जो पुस्तक है हिंदी दलित कविता और रचना प्रक्रिया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वे जो भी हमारे साहित्य में, समाज में जो तमाम विमर्श हो रहे हैं, वो हर उस विमर्श पर नजर रखते हैं, हर उस विमर्श के बारे में लिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने नामवर सिंह जी के ऊपर लिखा है, या आप देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके बारे में, उसकी महत्ता के बारे में बता रहे हैं। और इसके बाद अगर हम डायरी के नोट्स के बारे में अगर हम देखें, तो देखिए सुनील चतुर्वेदी के गाफिल उपन्यास है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने डायरी के नोट्स में उन्होंने कई सूक्तियां लिखी हैं। अब सूक्तियां देखिए, जैसे कि उन्होंने आवेग पे, कविता पे, मातृभाषा पे, लोकप्रिय लेखन पे, इस पर सूक्तियां लिखी हैं। मैं आपको कुछ सूक्तियां पढ़ के सुनाऊंगी। जैसे देखिए, ये है कविता के ऊपर सूक्ति है। देखिए, क्रूरता के अंधेरे में मनुष्यता का उजास है कविता। जिस प्रकार मनुष्य की काया में देखने वाला हर कोई मनुष्य नहीं होता, उसी प्रकार कविता के शिल्प में देखने वाली हर इबारत कविता नहीं होती। उन्होंने मातृभाषा के बारे में लिखा कि मातृभाषा रक्त मज्जा में घुली होती है, जबकि सीखी हुई भाषा मस्तिष्क के कोटरों में निवास करती है। वे पाठक में उत्साह भरा, जब भी कोई निराश होता है तो उसके भीतर उत्साह देने वाली पंक्तियां होती हैं जितेंद्र श्रीवास्तव की। जैसे कठिन दिनों में भी सपने देखे नहीं सृजित किए जाते हैं। या जितेंद्र श्रीवास्तव की कविता मुझे याद आती है कि सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। तो ये जो कविताएं हैं या फिर जो ये पंक्तियां हैं जो वो लिखते हैं, वो निराशा को कहीं ना कहीं ढकने का काम करता है, वो पाठक में वो उत्साह पैदा करता है। वे अपने डायरी के नोट्स में वो अपने बाबूजी को याद करते हैं, जिन्होंने उनको गढ़ा है। साक्षात्कार में जब वे डॉक्टर सुरेश चंद्र मीना से बात करते हैं, तो वो बताते हैं, जब वो सूरज को अंगूठा, जब वो कविता संग्रह पर बात करते हैं सुरेश चंद्र मीना जी से, तो वे वहां पे बताते हैं कि समाज में किस तरह के परिवर्तन लगातार होते आए हैं और उनकी रचनाओं में किस प्रकार वो जो परिवर्तन है, किस प्रकार इन्होंने अपनी रचनाओं में उसको दिखाया है। वे बात करते हैं कि किस प्रकार जो मानवीय संबंध है, कैसे उसमें बदलाव आ रहा है। वे बात करते हैं बाजार में दिन पे दिन कैसे जो बाजार है दिन पे दिन कैसे हमारे जीवन पर हावी होता जा रहा है। वे बता रहे हैं अपनी रचनाओं में, अपने लेखन में बता रहे हैं कि कैसे बाजार जो है वो एक ठाकुर का कुआं की तरह, मतलब जो बाजार है उसने एक नई जाति व्यवस्था बना दी है। ये जो बाजार है एक नए ठाकुर का कुआं एक बनता जा रहा है। देखिए, जैसे कि जो आजकल जो पानी भी है वो भी पैक्ड बॉटल में मिलता है, या जिसके पास पैसे हैं वो फिल्टर लगाकर उसका प्रयोग कर रहा है पानी का।
तो कहीं न कहीं जिसके पास पूँजी नहीं है, तो वो कहीं न कहीं गंदा पानी पीने के लिए अभिशप्त है। जितेंद्र श्रीवास्तव इसकी ओर ध्यान खींचते हैं हमारे। इसके अलावा किताब के अंत में सिनेमा को लेकर बात की है उन्होंने, दीवार फ़िल्म के बारे में बात की है। वे बता रहे हैं कि फ़िल्म को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। वे बताते हैं कि फ़िल्म से जिस प्रकार वो एक दृश्य है जिसमें विजय नाम है अमिताभ का, वो 10 साल का बच्चा है और जैसे वो बोलता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। कोई सामान्य दर्शक देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, ठीक है, उसको फेंके हुए पैसे पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसे किसी को भी मतलब इसका आत्मसम्मान पे ठेस पहुँची है। मगर उसका बेस क्या है? वो बताते हैं जितेंद्र सवाल कि दलित पैंथर जो है, 1975 में कैसे उसने आंदोलन खड़ा हुआ था। तो कहाँ से वो चीज़ें उठाई गई हैं, फ़िल्म में डाली गई हैं। इसके पीछे के भाव क्या हैं, वो जितेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं। वे बताते हैं कि जो यश चोपड़ा ने वही चीज़ दिखाई है मगर बहुत धीरे से अपने शब्दों में मतलब कहीं भी बहुत बड़ा कह सकते हैं बहुत आक्रोश नहीं दिखता है उस दृश्य में। मगर धीरे से यश चोपड़ा कैसे उस दृश्य को दिखाते तो अपनी बात रख देते हैं। ठीक इसी प्रकार जितेंद्र श्रीवास्तव भी लेखन करते हुए बहुत गंभीर विषयों को उठाते हैं। वो धीरे से अपनी बात रख देते हैं। कहीं भी उनकी जो लेखन में कहीं भी बहुत विद्रोह, आक्रोश नज़र नहीं आता है। तो इस प्रकार उनका जो लेखन है वो अपना काम कर जाता है। पाठक को समझ में आ जाता है कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो ये जो फ़िल्म है जो दीवार फ़िल्म है वो बताते हैं जितेंद्र श्रीवास्तव ये तो जाति के साथ पैसे की ताकत का भी प्रत्याख्यान करती है ये फ़िल्म और जैसे कि वो कहते हैं तुम पैसे मतलब उसके भाव ये होते हैं बच्चे के कि तुम पैसे हमें फेक कर दे रहे हो। तो हम अगर आप धन्ना सेठ हो तो अपने घर के धन्ना सेठ हो। आप मतलब अगर मुझसे बात करनी है आपको तो तहज़ीब से बात कीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए कमा रहे हैं, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे तो हम बराबर हैं। आपको मुझसे काम है तो आप मुझसे काम करवा रहे हैं और मैं उसके पैसे ले रहा हूँ। तो इसमें और फ़िल्म को समझाते हुए जितेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं जैसे कि विजय बोलता है कि आज मेरे पास गाड़ी है बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है। तो यहाँ पर जब उसका जो भाई है बोलता है मेरे पास माँ है। तो आप देखिए यहाँ पे परिवार को महत्व दिया गया है। परिवार को महत्व दिया है, माँ को महत्व दिया गया है। माँ का कोई मूल्य तय नहीं यहाँ पे हुआ है। तो जो जितेंद्र श्रीवास्तव है वो उसकी ओर ध्यान खींचते हैं। उस दृश्य को महत्व वो कहते हैं कि ऐसे दृश्यों को ठहर कर देखना चाहिए। तो जो सिनेमा है वो हमारा केवल मनोरंजन तो करता ही है, मगर सिनेमा है वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। यही जितेंद्र श्रीवास्तव बोलते हैं इसलिए हर एक दृश्य को ठहर कर देखिए। ठहर कर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप समय मुझे लगता है कि मैंने अपने हिस्से का समय ले लिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद कलमकार टीएनपी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अब मैं बाकी वक्ताओं को, विद्वानों को सुनना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भावना जी। काफ़ी विस्तृत और अच्छी चर्चा की आपने और आनंद की एक कहानी है लड़की जिसकी मैंने हत्या की, इस पर आपने बात की अभी बसवी प्रथा की। तो ये बहुत बड़ी बात है मतलब कि जितेंद्र सर ने इस कहानी को दिखाया है इसमें और बसवी प्रथा ये कहानी 1931 में लिखी गई थी और बसवी प्रथा जो है वो एक तरह की देवदासी प्रथा है जिसमें लड़कियां अगर बचपन में बीमार हो जाती हैं बच्चियां तो माता-पिता दुआ करते हैं कि ये स्वस्थ हो जाएगी, तो बड़े होने पे इसको आजीवन अविवाहित छोड़ देंगे। ये मूलतः यही प्रथा है और आजीवन अविवाहित क्या मतलब पुरुषों के लिए समर्पित कह लीजिए। तो यही एक प्रथा है इसमें चेन्नी पात्र के माध्यम से लेखक ने इसका विरोध किया है और इस चीज़ को प्रोफ़ेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर ने दिखाया है, तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ।
मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर तरुण को। इन्होंने पीएचडी तक की उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्जित की है। लगभग 4 वर्ष 2009 से 2013 तक हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की यूटीए अध्येता वृत्ति के तहत फेलो के रूप में शोधरत रहे हैं। इन्हें 10 वर्ष से अधिक का शिक्षण अनुभव प्राप्त है। हिंदी कहानी और हिंदी आलोचना में इनकी विशेषज्ञता है। एक प्रखर युवा आलोचक के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इनकी 2 प्रकाशित पुस्तकें आलोचना का संदर्भ और हिंदी आलोचना पाठ और विश्लेषण तथा 3 संपादित पुस्तकें अनुजीवामी, आई सर्वाइव, हिंदी कहानी और रचना से संवाद है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में इनके लेख प्रकाशित हैं। ये वर्तमान में शिवाजी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सेवारत हैं। डॉक्टर तरुण, आपका स्वागत है। प्रणाम, धन्यवाद। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? बिल्कुल जी। आदरणीय प्रोफेसर गुरुवर जितेंद्र श्रीवास्तव को मेरा प्रणाम और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अरुण होता जी, हमारे वरिष्ठ और अग्रज डॉक्टर कमलेश वर्मा, मेरे मित्र सहयोगी डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र, भावना सरोहा, आप सबके साथ मंच पर अपनी बात रखते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रसन्नता ये भी हो रही है कि हम एक समकालीन कृति पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी कृति जो न सिर्फ हमारी समकालीन रचनाओं को सामने ला रही है, बल्कि ये भी बता रही है कि बिना अपने समय के नवलेखन पर बात किए बिना आप किसी भी तरह की आलोचना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। कवि आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव की यह पुस्तक आस्था और विवेक दरअसल हिंदी आलोचना की बुनियाद में खड़े उन शब्दों को औजार की तरह इस्तेमाल करती है जिन शब्दों से हिंदी आलोचना ने खड़ा होना सीखा। इसलिए जरूरत है कि हम हिंदी आलोचना पर बात करते हुए और प्रस्तुत पुस्तक पर परिचर्चा करते हुए उन 2 शब्दों पर जरूर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिन 2 शब्दों को मैं मानता हूं कि वो ये 2 शब्द इस पुस्तक की बुनियाद में हैं, और वे 2 शब्द हैं आस्था और विवेक। और मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जितेंद्र श्रीवास्तव इन 2 शब्दों को सायास इस्तेमाल करते हैं और सही ही इस्तेमाल करते हैं। आप पिछली शताब्दी से लेकर अब तक की हिंदी आलोचना को देख लीजिए। ये 2 शब्द हिंदी आलोचना के केंद्रीय शब्द हैं। मैं बात कर रहा हूं आस्था और विवेक की, जिसके बारे में अपनी भूमिका में वे स्पष्ट कर देते हैं कि समाज और जीवन का काम आस्थाहीन विवेक और विवेकहीन आस्था के साथ में चलता है। इसलिए जरूरत है कि हम आस्था सम्मत विवेक और विवेक सम्मत आस्था के साथ काम करें। आप देखें, रामचंद्र शुक्ल अपने से पूर्व की चलताऊ आलोचनाओं पर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसमें एक केंद्रीय शब्द होता है विवेक। उसी के द्वारा वो प्रश्न चिन्ह लगा पाते हैं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर रामचंद्र शुक्ल की विसंगतियों को पहचान पाते हैं, उसमें भी यही शब्द काम कर रहा होता विवेक। उसके बाद 60 के दशक की आलोचना की उन बहसों को देखिए, जो बहसें नई चीजों को, नवलेखन को, अपने समकाल को पहचान पाती हैं, जिनको उनसे पूर्व के वरिष्ठ आलोचक नकार रहे हैं। उसमें भी यही शब्द काम कर रहा होता विवेक। और मुझे खुशी है इस बात की कि आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव उस विवेक को अपनी आलोचना के केंद्र में रखते हैं। मुझे याद आते हैं देवी शंकर अवस्थी, और वो इसलिए भी याद आते हैं कि हमारे जिस किताब पर हम चर्चा कर रहे हैं उनके लेखक इतने सम्मानित पुरस्कार, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से सम्मानित है। ये बात बहुधा बोली जाती है, लेकिन उसका असर कम दिखने को मिलता है कि कई बार जो आलोचना सम्मान है वो आलोचक से भी सम्मानित होता है। मैं मानता हूं कि देवी शंकर अवस्थी अकेला ऐसा सम्मान है आलोचना में जो जिन्हें दिया जा रहा है वो उससे भी सम्मान पाता है।
इससे मैं उस सम्मान की गरिमा नहीं गिरा रहा हूं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप देवीशंकर अवस्थी को भी देखें, उनकी आलोचना का भी केंद्रीय शब्द दो ही हैं, एक समकालीनता और एक विवेक। और आप देखें कि देवीशंकर अवस्थी के अवदान पर निकाली गई किताब, जिसे आदरणीय राजेंद्र कुमार जी ने संपादित किया, उस पुस्तक का नाम भी है आलोचना का विवेक। ये विवेक है क्या? पहले हम इसके बंद खोल लें, उसके बाद हम किताब की परिचर्चा पे आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमने विवेक के बंद नहीं खोले तो आप यकीन मानिए पूरी किताब के लेखों से गुजर जाइएगा आप, विवेक छूट जाएगा और सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, पाठ। उन पाठों का विश्लेषण आप विवेक के बिना नहीं कर सकते। ये विवेक है क्या? विवेक दरअसल वो पहला पड़ाव है जिसके द्वारा आप रचना की आंतरिक अर्थसत्ता तक पहुंचते हैं। और ये विवेक ही वो पड़ाव है जो आपको किसी रचना की समीक्षा समकालीन संदर्भों में करवाता है। अपने समकालीन संदर्भों के आधार पर आप किसी रचना की जब समीक्षा करते हैं, उसमें जो टूल काम करता है, उसमें जो औजार काम करता है, उसमें जो सोच दृष्टि काम करती है, वह है विवेक। इसलिए विवेक किसी आलोचना की बुनियाद है। इसलिए मैं मानता हूं कि आस्था और विवेक इस पुस्तक की बुनियाद भी है। आप देखें, वैसे तो हमारे साथियों ने पुस्तक के सभी लेखों का मतलब अच्छे से बता दिया क्या क्या लेख है। मैं सिर्फ कुछ चुनिंदा लेखों की बात करूंगा। और मैं मानता हूं कि इस किताब में कम से कम 4 चीजें ऐसी हैं जो इस किताब को आगे तक लेके जाएंगी। और आप देखिएगा, दीवार फिल्म पर मुझे लगता है कि दीवार फिल्म पर जितनी बातें हुई हैं, वो एक तो मेरे पास माँ है से लेकर हुई है, या फिर फेंके हुए पैसे नहीं लेता, इस पर हुई है। जितेंद्र श्रीवास्तव 2 बिंदुओं पर बहुत खास तरीके से नजर रखते हैं। एक, यश चोपड़ा का बाजार, यानी यश चोपड़ा कैसे पूंजीवादी भी हैं और उन्हें नफ्स पता है कि कैसे किस मुद्दे पर मुझे कैसे बोलना है कि दर्शक तालियां पीटें। इसीलिए जितेंद्र श्रीवास्तव मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता इसको दलित पैंथर की पूरी विचार दृष्टि से जोड़ते हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि यश चोपड़ा इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कैसे एकल विद्रोह की संकल्पना से हम पिक्चर को हिट करवा सकते हैं। और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि एकल विद्रोह सामाजिक क्रांति का कारण नहीं बनता। और ये बात बिल्कुल ठीक है। पूंजीपति को पता है कि सामाजिक क्रांति नहीं करवानी, हमें खाली एकल विद्रोह करवा के पैसा कमाना है। यश चोपड़ा इससे माहिर है। किताब की शुरुआत का जो लेख है, मुझे लगता है आत्मसाक्षी पर बात कितनी हुई है। मेरी नजर में तो आत्मसाक्षी पर बात करने वाले गिने चुने लोग होंगे, ना के बराबर। हम तीसरी कसम पर बात करते हैं, हम रसप्रिया पे बात करते हैं, हम लाल पान की बेगम पे बात करते हैं, हम आदिम रात्रि की महक पे बात करते हैं, हम आत्मसाक्षी पे बात नहीं करते। मुझे लगता है ये जानबूझ के रची गई साजिश है कि हम रेणु की उस कहानी को छोड़ दें जिस कहानी में एक खास धड़े की आलोचना हो रही है। वो खास धड़ा तो चाहता ही नहीं। और आप जानते हैं कि हिंदी आलोचना का वो धड़ा हिंदी आलोचना पे एक तरह से मैं समझता हूँ उसका वर्चस्व रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि रेणु की कहानी किसी ने पढ़ ली होगी, उस पर विचार नहीं आया होगा। इसलिए मुझे लगता है आत्मसाक्षी पर जो बात की गई है, और सही ही बात की गई है, कि कैसे अवसरवादिता किसी विचारधारा को खा जाती है, कैसे अवसरवादी लोग एक अच्छी खासी विचारधारा का नाश कर देते हैं। जो गणपत की स्थिति है वो स्थिति आज की भी है। इसलिए वो कहानी मुझे लगता है तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, आदिम रात्रि की महक के बराबर की कहानी है। उसे छोड़कर नहीं आप विचार कर सकते। आप रेणु के पूरी कथा साहित्य को विचार करेंगे और आत्मसाक्षी को छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि आप रेणु के एकांगी रूप को देख रहे हैं। अपने चुनिंदा नुक्ते उठा लीजिए और बाकी जो खिलाफ बोला गया उसे छोड़ दीजिए। ये आलोचना की बहुत बड़ी मूर्खता है। एक आलोचक अगर ऐसा काम करता है तो ये बहुत सुखद नहीं है। जितेंद्र श्रीवास्तव इस पर उंगली रखते हैं और कहते हैं कि आत्मसाक्षी रेणु की सिर्फ प्रसिद्ध कहानी नहीं है, सिर्फ अच्छी कहानी नहीं है, वह एक ऐसी कहानी है जो अवसरवादिता के संकट को पहचानती है और ये बताती है कि कैसे एक अच्छी खासी विचारधारा जिसमें संभावनाएं थी कि वो आगे बढ़े, वह संभावना एक कार्यकर्ता की ईमानदारी के बदौलत खाई जाती है। और बताती हैं कि जैसा राजनीति और समाज में होता आया है, ये आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव के शब्द हैं, कि जैसा राजनीति और समाज में होता आया है, ईमानदार लोग पच नहीं पाते, पचा दिए जाते हैं। गणपत भी पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है।
और यह पूरा प्रसंग गहरी विडंबना का है। यह कहानी उन चालाकियों को बताती है जिन चालाकियों के तहत एक विचारधारा अपने काम के लिए एक आदमी का इस्तेमाल करती है। आप टोबा टेक सिंह को देखिए। टोबा टेक सिंह को विभाजन के संदर्भ में जो मूल्यांकन किया गया है, मुझे लगता है कि मंटो पर बहुत बात की गई है, कम से कम टोबा टेक सिंह पर तो बहुत बात की गई है। फिर हम जितेंद्र श्रीवास्तव की समीक्षा को मूल्यवान क्यों माने? इसलिए मूल्यवान माने कि जितेंद्र श्रीवास्तव उस दंश को पहचान लेते हैं जिस दंश को एक तरफा दंश मानकर व्याख्यायित किया गया। टोबा टेक सिंह की जो मौत है, एक तरह की हत्या है। उसकी मौत की अंतिम परिणति, जहां उसकी डेथ होती है, जहां उसकी मौत होती है, वो मौत पूरी कहानी का केंद्र है। और आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव इसको पहचानते हैं और बताते हैं कि वो जहां मरा है वो नो मैन्स लैंड है, वो किसी का नहीं है। जो काम एक समझदार आदमी नहीं कर पा रहा था, मंटो उसे एक पागल, जिसे पागल कहा रहा, उसके थ्रू करवाए थे, उसके माध्यम से करवा देते हैं। ये मंटो की खासियत है। और साथ ही खोल दो का, काली तलवार का वो संदर्भ देके चलते हैं। आप साहित्य पर बात करेंगे, मंटो पर बात नहीं करेंगे। पूरे विभाजन पर लिखी कहानियों पर बात कीजिए आप, मंटो की खोल दो को छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है विभाजन पर लिखी गई कहानियां सारी बेमानी हो जाएंगी। जितना अमिताभ प्रीतम जरूरी है, खुशवंत सिंह जरूरी है, मोहन राकेश जरूरी है, भीष्म सानी जरूरी है, उतना ही मंटो भी जरूरी है। इस किताब में मुझे सबसे सुखद वो साक्षात्कार लगते हैं जो चैन सिंह मीणा ने लिए, उनके सवालों पर जो जवाब दिए गए हैं। मुझे लगता है कि उन जवाबों से आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव की रचना और आलोचना प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं। और साथ ही ये भी समझ सकते हैं कि वर्तमान समाज, साहित्य और जीवन पर वो क्या सोचते हैं। ये जो तार सप्तक में ये वक्तव्य देने की जो परंपरा चली थी, मुझे लगता है वो परंपरा क्यों चली होगी? मुझे लगता है कि वो परंपरा इसलिए चली होगी कि आगे चाहते होंगे कि दुनिया क्या सोच रही है कविता के बारे में और कवि के बारे में। ये तो बात की बात है, पहले ये तो पता चले कि कवि क्या सोच रहा है कविता के बारे में, उसकी रचना प्रक्रिया क्या है। वो सारे साक्षात्कार आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव की रचना और प्रक्रिया को समझाने वाले साक्षात्कार हैं। इसलिए इस पूरी किताब को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम उन साक्षात्कारों से गुजरें। अगर उन साक्षात्कारों से गुजरकर हमने रचना और आलोचना प्रक्रिया को समझ लिया, तो आप यकीन मानिए हम जितेंद्र श्रीवास्तव की आलोचना के उन टूल्स तक पहुंच जाएंगे, उन औजारों तक पहुंच जाएंगे, उन कसौटियों तक पहुंच जाएंगे जिसके द्वारा ये लेख संभव हो पाए। अगर कोई आलोचक अपनी समकालीनता पर बात करने से कतरा रहा है, अगर कोई आलोचक अपने नवलेखन पे बात करने से कतरा रहा है, अगर कोई आलोचक अपने सामने, अपने आसपास घटित होते हुए समय और समाज से कतरा रहा है और अपने संदर्भों पर, अपने समय पर बात करने से कतरा रहा है, तो आप यकीन मानिए वो आलोचक कुछ और होगा, आलोचक तो नहीं है। जितेंद्र श्रीवास्तव उन सबसे लोहा लेते हैं और इसका प्रमाण है वो सब लेख उनके परिचितों पर लिखे गए या अपरिचितों पर। आलोचना की कसौटी से समझौता नहीं करते। आप देखें, प्रेमचंद की प्रगतिशीलता नामक पुस्तक के लेखक नवल किशोर की पुस्तक की जब समीक्षा की, तो आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव ने ये चीज इंगित की जब उन्होंने ये सवाल उठाया कि नामवर सिंह मार्क्सवादी चश्मे से प्रेमचंद की कसौटी को नहीं देखते। मैं उदाहरण पढ़ता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि कैसे एक आलोचक, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित, समीक्षा जब करने बैठता है तो नेटवर्क की समस्या आ गई है लग रहा है। डॉक्टर तरुण, आवाज आ रही है? कहीं कुछ होगी प्रॉब्लम नेटवर्क की, आ जाएंगे वो, फिर आ जाएंगे मेरे ख्याल से, दोबारा आ जाएंगे। जी जी, जुड़ते हैं। अभी ये बात कर रहे थे आत्म साक्षी कहानी की, रेणु की जो काफी चर्चित कहानी है, आवाज आ रही है? उसमें किस हाँ जी, आ गए, आवाज आ रही है आपकी? जी माफी चाहता हूँ, वो कनेक्टिविटी में थोड़ी परेशानी हो कोई रही है। बात नहीं, ये मैं अपनी बात को स्वाभाविक है। खत्म कर रहा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ मैंने समय शायद ज्यादा ले लिया है। बस मैं एक बात कह के और फिर जी अपनी जी, बात को बिल्कुल विराम बिल्कुल दूंगा। जी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा आपको क्षमा चाहता हूँ।
जी मैं ये जी। कह रहा था कि जब प्रेमचंद की प्रगतिशीलता नामक किताब जो नवल किशोर द्वारा लिखी गई, जब उसकी समीक्षा की और नवल किशोर जी ने ये कहा कि नामवर जी मार्क्सवादी हैं, लेकिन उन्होंने प्रेमचंद की प्रगतिशीलता का भाष्य उनके समय संदर्भ में ही किया है, बिना मार्क्सवादी चश्मा लगाए। यहाँ जितेंद्र जी टोकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि नवल किशोर जी की इस बात से सहमत हुए रहे। ये शब्द है जितेंद्र जी के, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि नवल किशोर जी के इस मत से सहमत हुआ जाए। नामवर जी में कट्टरता नहीं थी, लेकिन वे मार्क्सवादी दृष्टि के बिना किसी रचना को देखते और विश्लेषित करते थे। यह स्वीकार करना तथ्य परख नहीं, और ये बात कितनी जायज है। ये जरूरी नहीं है कि कोई एक विचारधारा को छोड़कर आप किसी रचना की समीक्षा करें। आप अपनी विचारधारा के साथ भी रचना की आंतरिक सत्ता तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तरुण। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कमलेश वर्मा जी को। सुख्यात आलोचक और कोश संपादक डॉक्टर कमलेश वर्मा समकालीन हिंदी आलोचना का एक अनिवार्य नाम है। इन्होंने लीक से हटकर हिंदी आलोचना के विकास में योगदान दिया है। आप हिंदी में शुरू हुए पिछड़ा विमर्श के सिद्धांतकारों में से एक हैं। इनकी अब तक प्रकाशित पुस्तकें हैं काव्य भाषा और नागार्जुन की कविता, जाति के प्रश्न पर कबीर, दूसरी परंपरा का शुक्ल पक्ष, निराला काव्यकोश, प्रसाद काव्यकोश, छायावादी काव्यकोश। इसके अलावा इन्होंने निराला शब्दकोश काव्य, सत्राची वीर भारत तलवार विशेषांक 2017, सत्राची छायावाद पर केंद्रित विशेषांक 2018, बेटियां जितेंद्र श्रीवास्तव की बेटियों पर लिखी कविताएं, दुर्लभ परंपरा के आलोचक वीर भारत तलवार पुस्तक का संपादन किया है। इनको हिंदी आलोचना में योगदान के लिए सीताराम शास्त्री स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमलेश जी इन दिनों उत्तर प्रदेश के राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी में एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। आदरणीय सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनीता जी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर अरुण होता जी, हमारे प्रिय कवि बड़े भाई प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, और बहुत बढ़िया आलोचना करने वाले तरुण जी, शंभुनाथ जी को और भावना सरोहा को बहुत विस्तार से इन्होंने अपनी बात रखी। बहुत अच्छा लगा कि पूरी किताब पढ़ करके अपनी बात कहने वाले लोग नई पीढ़ी में मौजूद हैं, क्योंकि बीच में ऐसे लोग बहुत सारे आ गए थे जो बिना पढ़े अपनी बात कहते थे। और बहुत बढ़िया संचालन कर रही विनीता जी, उन्होंने जिस तरह से किताब के बारे में बात रखी और बीच बीच में जो छोटा छोटा हस्तक्षेप जैसा उन्होंने रखा है, मुझे पढ़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस किताब के लिए सबसे पहले जितेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, और चैन सिंह मीणा ने कलमकार पब्लिशर से इसका प्रकाशन करवाया, उन्हें भी बहुत बधाई। हम लोग आज इसी किताब के लिए एकत्र हुए हैं। मेरे पास कहने लायक बहुत ज्यादा बातें नहीं हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें आप लोगों ने कह दी हैं। पुस्तक के बारे में परिचयात्मक कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने आ चुका है। और आलोचनात्मक कुछ बातें तरुण जी ने कह दी हैं। पहली बात यह कि ये जो आस्था और विवेक दो शब्द हैं, ये लगभग मुक्तिबोध के ज्ञान और संवेदना जैसी जोड़ी शब्द की थी, लगभग उसी तरह की जोड़ी ये है, आस्था और विवेक। पांडे जी ने, मैनेजर पांडे ने एक बात कही है अपनी किताबों में, कई बार ये बात कही है उन्होंने,
कि आलोचना अपने समय की विवेक चेतना है। विवेक चेतना पद का प्रयोग करते हैं वे। जितेंद्र जी विवेक का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह जो विवेक चेतना अनिवार्य है वह विवेक ही है। आस्था शब्द को वे जोड़ते हैं और आस्था का संबंध हमारी संवेदना से है, विवेक का संबंध ज्ञान से है। मैं कहना चाहूंगा कि मुक्तिबोध और मैनेजर पांडे से होती हुई जो आलोचना आगे तक आई है, उस आलोचना में कुछ जोड़ने का काम ये दोनों शब्द कर रहे हैं। भूमिका में जैसे उन्होंने लिखा है, आस्था विहीन विवेक और विवेकहीन आस्था, ये जो तरीका होता है द्वंद्वात्मकता का, यह मार्क्सवादी पद्धति ही है। जितेंद्र जी उस तरह से तो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है जैसे लोग हुआ करते हैं या हुआ करते थे। अब तो नहीं होते हैं लोग मार्क्सवादी आलोचक, कहने में लोग डरते हैं अगर हैं भी तो। लेकिन जितेंद्र जी को मैं उसी परंपरा में रखते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा कि द्वंद्वात्मक तरीका जब तक आपके पास नहीं होता है तब तक आलोचना खड़ी नहीं हो पाती है। आचार्य शुक्ल के यहाँ भी यह द्वंद्वात्मकता मौजूद है। जैसे लोक और शास्त्र को लेकर के ठीक है, उनकी एक पक्षधरता है, लेकिन ठीक से देखा जाए तो द्वंद्वात्मकता उनके यहाँ भी मौजूद है। बिना द्वंद्वात्मकता के आलोचना नहीं चलती। यह पूरी किताब कुछ कारणों से महत्वपूर्ण मुझे लगी। जो शुरू के 24 लेख हैं उनमें कहानी है, उपन्यास हैं, कविताएं हैं, आलोचना की पुस्तकें हैं, उन सब पर लेख हैं। उन लेखों का अपना महत्व है जिस पर बातचीत अभी हुई, कुछ न कुछ टीका टिप्पणी हुई है उन पर। मुझे लगा कि डायरी के जो 63 अंश हैं उनमें जितेंद्र जी का मन ज्यादा बोल रहा है। उसमें सर्वेश सिंह पर भी लिखी हुई एक टिप्पणी मैंने देखी, प्रमोद बेड़िया पर लिखी हुई टिप्पणी है, मृत्युंजय पांडे पर लिखी हुई टिप्पणी है। मेरी आवाज जा रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है। जी, अच्छा। उसमें प्रमोद बेड़िया की किताब पर लिखी हुई टिप्पणी है, मृत्युंजय पांडे पर है, व्यक्तिगत भी है, पिताजी को भी याद किया है उन्होंने, मीडिया की भाषा पर उन्होंने बात की है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन कौन से विषय हैं, महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कहा क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो 24 लेख हैं आलोचना वाले, वे अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन डायरी वाला जो अंश है उसमें ज्यादा खुलकर उन्होंने अपनी बात कही है। लगता है जैसे उन्होंने सच कहने का आग्रह अपना उसमें थोड़ा बढ़ाया है और लिखा है उसे बहुत मन से उन्होंने। हो सकता है प्रकाशित करने की बहुत इच्छा न रही हो उसे पहले, तो बहुत मन से और बेबाक तरीके से उन्होंने साफ साफ लिखा है। बाद में वो चीज छप भी गई। लेखन का जो समय है वह उसमें नहीं दिया गया है। हालांकि शुरू में उन्होंने लिख दिया है किताब के शुरू में कि किस समय से किस समय तक की ये सारी चीजें हैं, सारी लिखावट है, तो उससे एक अंदाज हम लोग को लगता है कि इसी के बीच की चीजें। तो मैं डायरी वाले अंश से बहुत प्रभावित हूँ कि बहुत अच्छा है। और अभी यहाँ हाजिर भी हैं, भावना सरोहा पर भी एक उसमें है, उसमें चैन सिंह मीना की किताब पर भी आपने लिखा है। एक बढ़िया आलोचक केवल वो नहीं होता है जो भक्ति काल पर केवल विचार करे। भक्ति काल पर विचार करे तो
बढ़िया बात है, लेकिन अपने समय की चीज़ों पर भी अगर वो कुछ कहे, तब ये पता चलेगा कि उसकी आलोचनात्मक क्षमता किस दर्जे की है और कहाँ तक वह सक्षम है। इस मामले में जितेंद्र जी इस किताब में प्रेमचंद से लेकर अपने समय के अपने से छोटी उम्र के लेखकों तक पर वे लिख रहे हैं। आलोचना का एक बड़ा दायरा उन्होंने इस किताब में रखा है। भाषा पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, जो आलोचना की भाषा इस किताब में अपनाई गई है या उनकी पहले की किताबों में जो आलोचना की भाषा अपनाई गई है। मैं कभी-कभी तुलना करता हूँ जो उनके समय के आलोचक हैं, उनसे, उनकी भाषा से। अब जैसे वैभव सिंह की आलोचना भाषा जब मैं पढ़ता हूँ, वे उनके बिल्कुल हमउम्र हैं। तो वहाँ पर उलझने बहुत हैं। बहुत उलझने हैं। साहस बहुत है वैभव जी में। जितेंद्र जी की तुलना में ज़्यादा साहस से वे अपनी बात कहते हैं। लेकिन वे कहना क्या चाहते हैं? आलोचना की जिस साफ-सुथरी भाषा की हम उम्मीद करते हैं एक आलोचक से, उसकी कमी हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन जितेंद्र जी ने चाहे कन्नड़ भाषा की लिखी हुई कहानी पर बात की हो या डायरी लिखी हो, भाषा का आलोचनात्मक भाषा का एक सहज संतुलन और बोधगम्यता इतनी अच्छी है कि किताब पढ़ने में आपको कहीं भी कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी। एक आध चीज़ मुझे खटकती हुई सी लगी, जैसे अशोक वाजपेयी की कविताओं पर एक लेख है। तो मुझे ऐसा लगा, ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो लगा वो ठीक ही लगा होगा। मुझे लगा कि जितेंद्र जी के पास अशोक वाजपेयी की कविताओं के बारे में कहने लायक ज़्यादा बातें नहीं हैं। वह लेख है ज़रूर, लेकिन वाजपेयी जी की कविता की किसी विशिष्टता को बहुत सामने लेकर वे आ रहे हों, ऐसा मुझे नहीं लगा। एक आध लेख इस तरह के इस किताब में हैं, जैसे वशिष्ठ अनूप पर भी जो लेख है, तो ऐसे लेख कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो 3 महिलाओं पर, लेखिकाओं पर हैं, शरद सिंह, जयंती रंगनाथन, आकांक्षा पारे या पुराने लेखकों में रेणु और मंटो पर है, उन सब में बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से ये लेख लिखे गए हैं। आपको उसमें कहीं भी हिलता-डुलता हुआ आलोचक दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ, एक सधी हुई दृष्टि के साथ आस्था और विवेक का संतुलन कायम करते हुए वह लेख लिखा गया है। इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छे लगे। इंटरव्यू की खासियत यह लगी कि जिस विषय पर भी बातचीत की गई है, मान लीजिए कि दलित संदर्भ पर बात की गई है, तो बहुत ईमानदारी से और हर पक्ष पर बात उसमें की गई है। कविता जो इधर आई है, उन कविताओं को लेकर के जो बातचीत है, उनकी अपनी कविताओं के बारे में बातचीत है। जितेंद्र जी आत्मश्लाघा से भी बचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहें कि जिससे लगे कि अपने आप को हम महिमामंडित कर रहे हैं। बहुत आत्मालोचन की प्रवृत्ति भी उनमें नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बहुत गहरी आलोचना कर जाते हैं कभी-कभी। आपको उससे आप असहमति हो जाएगी, कभी-कभी लगेगा कि ये केवल विनम्रता बस ऐसी बात कह दे रहे हैं। तो आज का समय मुझे लगता है कि आत्मालोचन का समय बहुत है भी नहीं। लेकिन यह तो समय है ही कि जब हम अपनी चीज़ों के बारे में बात करें, तो हमारा संतुलन बना रहे। जैसे दूसरों के बारे में बात करते हैं, तो हम अपने संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं, वैसे ही अपने बारे में बात करें, तो हम अपना संतुलन बनाए रखें। जो पिछली किताब आई है कविता का घनत्व, तो उसमें उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से कवियों पर बात की है। तो प्रभु प्रमाण देते हुए, उदाहरण देते हुए
और एक-एक कवि का ब्यौरा उन्होंने, उसके विभिन्न पक्षों को उन्होंने जिस तरीके से रखा है, तो उससे पूरी जानकारी भी हमें मिलती है और उसकी एक आलोचना भी हमें दिखाई पड़ती है। क्या संतुलन इन इंटरव्यू में हमें बहुत दिखाई पड़ता है, क्योंकि कम ही साक्षात्कार होते हैं जो अच्छे थे, जिन्हें हम अच्छा साक्षात्कार कह सकते हैं। जैसे मैनेजर पांडे की 3 किताबें हैं साक्षात्कार की। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ या बदकही, और एक और किताब है, ज़रा-सा भूल रहा हूँ। पांडे जी जब सवालों के जवाब देते हैं, तो एक तो उनकी भाषा एकदम सटीक होती है। भाषा, बोलचाल की भाषा भी उनकी लिखित भाषा से बहुत अलग नहीं होती। लगभग सटीक वाक्य संरचना लेकर के चलते हैं और आत्म प्रशंसा से बचते हैं। नामवर सिंह के साक्षात्कार मुझे इस मामले में कमज़ोर मालूम पड़ते हैं, जो आशीष त्रिपाठी जी ने सब संकलित किया है। उसमें लगता है कि नामवर जी एक नायक की तरह बोलने की कोशिश कर रहे हों। ये बात क्या है, जब नामवर जी सचमुच नायक की बहुत ऊँचाई पर, नायकत्व की बहुत ऊँचाई पर थे, तो हो सकता है कि इस कारण उनकी भाषा ऐसी हो। लेकिन अच्छा इंटरव्यू वही हो सकता है जहाँ पर आत्मश्लाघा से बचने की कोशिश हो। वहाँ भी साहित्य के प्रति आस्था हो, अपने प्रति नहीं हो, साहित्य के प्रति आस्था हो और अपनी सीमाओं को जानने का भी विवेक होना चाहिए। हम इस तरह से बात ना करें जैसे लगे कि हमने ही सब कुछ किया है। यह बहुत अच्छा लगता है कि जितेंद्र जी इन चीज़ों को बहुत बचा-बचा करके चलते हैं। जो 24 2 दर्जन लगभग लेख हैं इसमें, उन लेखों से आने वाले समय में बहुत सारी मदद मिलेगी नई पीढ़ी को। जैसे तेजेंद्र शर्मा पर जो लेख है, या मैंने कहा कि जो 3 महिला लेखिकाओं पर लेख है, उन लेखों से ये समझ हमारी बनती है कि अपने समय के लेखकों की रचनाओं पर किस तरह से बात करनी चाहिए। ना हमें उसको उनके सामने बिछ जाना चाहिए और ना हमें इस तरह से बात करनी चाहिए जैसे उनका कोई महत्व ही ना हो। देखिए, आजकल असहमति मूलक आलोचना बहुत कम हो गई है, तो उसका परिणाम एक ये हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग, जैसे कि उमाशंकर सिंह परमार एक आलोचक हैं, तो उनकी आलोचना इतनी उग्र भाषा में रहती है और लगभग आलोचना की भाषा को छोड़ करके जो भाषा हो सकती है, उस भाषा में कभी-कभी वो बात करते हैं, तो ये असहमति नहीं है, ये वास्तव में एक अलग ढंग का रास्ता है, जिसका बहुत स्वागत नहीं हो पाता है। पहले भी ऐसे लोग हुए थे, त्रिनाथ सिंह जैसे लेखक हुए थे, जिन्होंने प्रेमचंद को घृणा का प्रचारक और क्या-क्या कहा था। त्रिनाथ सिंह को कोई नहीं जानता है, और कम लोग जानते होंगे। लेकिन हमें असहमति मूलक आलोचना का स्वागत करना चाहिए। जैसे कि रामविलास जी की आलोचना है, नामवर जी की आलोचना है, मैनेजर पांडे की आलोचना है, तो उनमें असहमतियाँ हमें मिलती हैं और उन असहमतियों से ही साहित्य का भी विकास होता है और आलोचना का भी विकास होता है। जितेंद्र जी के जो पसंद है, उस पसंद पर भी बात करने की ज़रूरत है। ये पसंद आती है कि वे जिन लोगों में आस्था और विवेक की पूरी परंपरा देखते हैं, वो रेणु से शुरू होते हैं, मंटो में मिलते हैं और आगे बढ़ते हुए वे उनके समय के नए रचनाकारों में भी मिलते हैं। और सबसे सुखद बात है कि दलित कविता में वे उसकी झलक देखते हैं। एक गैर दलित लेखक का यह स्टैंड बड़ी बहुत मायने की बात है, और खासकर एक ऐसे दौर में जबकि दलित साहित्य अब उस तरह से
प्रमुख बन करके, हावी हो करके हमारे सामने अब नहीं है। अब वो अपना आंदोलनात्मक रूप लगभग खो चुका है, वह एस्टेब्लिश भी हो चुका है और उसमें स्थिरता आ गई है और उसमें एक तरह का ठंडापन भी आ गया है। अब वह बहुत अच्छा समय है जबकि उस पर ठीक से बात हो और आलोचना हो। चैन सिंह मीना ने जो किताब लिखी है वह बहुत ढंग से उन्होंने लिखी है और उस पर बातचीत भी है। इस डायरी वाले अंश में एक डायरी वो भी है। और जितेंद्र जी ने जो समाप्ति की है रेणु से लेकर के यहाँ तक, तो आप देखिए कि समाजवादी रेणु से लेकर के शुरुआत होती है और दलित विमर्श तक जाकर के बात पहुंचती है और बीच में तमाम लोग आते हैं, वे अशोक वाजपेयी हो, चाहे वशिष्ठ अनूप हो, चाहे कुछ एक उर्दू के लेखक पर भी उन्होंने जो अख्तर साहब पर जिन्होंने लिखा है, उन सबको वे बीच में रखते हैं। प्रेमचंद भी बीच में है, इसलिए कि प्रेमचंद पुनर्विचार की श्रेणी में है इस किताब में। प्रेमचंद पर कोई पहली बार विचार नहीं हो रहा है इस किताब में, पुनर्विचार की दृष्टि से वह बात कही है। लेकिन रेणु की जो वो कहानी है आत्मसात की, उस पर इतने महत्वपूर्ण तरीके से संभवतः पहली बार किसी आलोचक ने बात की है। उसमें जो बात कही गई है कम्युनिस्ट आंदोलन की जो आलोचना की बात कही गई है, तो देखिए मैला आंचल में भी ये नजरिया दिखाई पड़ता है रेणु का और उस पर बात हुई है। रेणु समाजवादी थे और वामपंथियों से उनकी सहमतियां थी। मैला आंचल में भी वे समाजवादी दृष्टि का जितना उपयोग करते हैं और जितना समर्थन करते हैं, उस तरह से वे वामपंथ का समर्थन उसमें नहीं करते। कहने का मेरा मतलब यह है कि यह किताब केवल समय समय पर छप गए लेखों को एक जगह बांध के टांक के जैसे लोग पेश कर देते हैं कि लीजिए साहब किताब हो गई, उस तरह की किताब यह मालूम नहीं पड़ती है। जैसे परंपरा का मूल्यांकन नामवर जी रामविलास जी लिखते हैं, तो तमाम उन लेखों को अपने उस सूत्र के साथ जोड़ते हैं कि प्रगतिशील परंपरा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जितेंद्र जी ने भी आस्था और विवेक की कसौटी पर सिनेमा को भी कसा है, कहानी को भी कसा है, कविता को भी कसा है, उपन्यास को भी कसा है, अपनी डायरी को भी कसा है और अपने साक्षात्कारों को भी कसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुस्तक में डायरी के नोट्स में कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां भी हैं जो हम सब के लिए, एक सामान्य पाठक के लिए जीवद्रव्य का काम करेंगी। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय अरुण होता सर को आमंत्रित करती हूँ। प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर अरुण होता पिछले 3 दशकों से अध्यापकीय कर्म से संबद्ध हैं। आप भाषा विमर्श पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी की तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 150 से अधिक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित और प्रशंसित। आलोचना के क्षेत्र में इनके योगदान हेतु इन्हें साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, प्रथम गोपाल राय स्मृति सम्मान, लम्ही सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। समकालीन हिंदी कविता और कथा साहित्य की आलोचना में आपकी विशेष रुचि है। संस्कृत, उड़िया, बांग्ला, नेपाली, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं की ज्ञाता प्रोफेसर होता ने अनुवाद के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं ब्रजबुली की भाव संपदा, तुलनात्मक साहित्य हिंदी और ओडिया के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक हिंदी कविता युगीन संदर्भ, कविता का समकालीन प्रमेय, समकालीन कविता चुनौतियां और संभावनाएं, भूमंडलीकरण, बाजार और समकालीन कहानी आदि। इसके अलावा एनबीटी और साहित्य अकादमी नई दिल्ली से कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। इन्होंने सृजन का आयतन, तिमिर में ज्योति जैसे अनेक पुस्तकों का संपादन किया है। प्रोफेसर अरुण होता इन दिनों पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय बारासात में हिंदी विभाग के अध्यापक और प्राध्यापक और अध्यक्ष हैं। आदरणीय सर, आपका स्वागत है।
शायद नेटवर्क की समस्या हो गई है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं। वो जहाँ है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती जी जी सर। है। जहाँ ठहरे हुए हैं वो दिल्ली में ही है, लेकिन कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। आइए डॉक्टर साहब। जब तक सर हाँ, कुछ बोलो। जब तक सर जुड़ते हैं, मैं कुछ सूक्तियाँ सुनाती हूँ पुस्तक से, जो कि मुझे भी बहुत प्रिय लगी और बहुत सबको अच्छा लगेगा सुनकर। एक सूक्ति है, बाबूजी अक्सर कहते थे, किसी संबंध को अपनी ओर से तब तक नहीं तोड़ना चाहिए, जब तक सामने वाला उस संबंध की मर्यादा को तार-तार ना कर दे। वे यह भी कहते थे, कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कर सकते हो तो अपने लिए कोशिश करनी चाहिए। और भी कई सूक्तियाँ हैं। और एक ज़रूरी बात जो सर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताई है, ये लिबरल आर्ट की शिक्षा की दिशा में यह शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होने जा रही है। जो लिबरल आर्ट की शिक्षा नीति के बारे में सर ने बताया है यहाँ पे, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के पश्चात किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश और निकास की एक सर्वथा उदार व्यवस्था लागू हो रही है। मतलब पहले ऐसा था, जैसे विद्यार्थी बीए में प्रवेश लेकर यदि पहला वर्ष पूरा करता है और पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे सर्टिफिकेट जैसा कोई प्रमाण पत्र मिल सकेगा। इसी प्रकार यदि वह दूसरा वर्ष पूरा करके छोड़ देता है, तो डिप्लोमा जैसा कोई प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा। और यदि सफलतापूर्वक तीनों वर्ष पूरा करता है, तो अपनी मनोवांछित उपाधि अर्जित कर सकेगा। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर हाँ, अच्छा, आवाज जा रही है विनीता? जी सर, बिल्कुल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आता नहीं नहीं और की। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम टीएनबी ने मुझे आमंत्रित किया और मेरे प्रिय कवि आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव जी की नई आलोचनात्मक पुस्तक पर मुझे अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा शंभू का, यानी डॉक्टर शंभुनाथ मिश्रा जी का, डॉक्टर भावना सरोहा का, डॉक्टर तरुण का और मित्र कमलेश जी का। इसके बाद बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं मेरी प्यारा विनीता, और सबसे पमकार पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड को बधाई देता हूं कि महत्वपूर्ण पुस्तक, आलोचनात्मक पुस्तक आस्था और विवेक का प्रकाशन आपने किया। और मेरे हाथ में अभी 3 पुस्तकें हैं, यानी तीनों ये तो पहली पुस्तक आप लोगों ने देखी। इस पर बात होनी है, आस्था और विवेक, साहित्य, संस्कृति और सिनेमा। सेतु से प्रत्येक पुस्तक इतनी हंसी तुम्हारे होठ। हाँ, कविता पुस्तक है, कविता संग्रह है एकदम। और एक संग्रह जो किया गया है, स्त्री भी बचा लेती हैं पुरुषों। इन तीनों से गुजर मैं कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा था। अभी उसके कलमकार ने जो जिस के साथ और जितनी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है, इसके लिए सचमुच मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसके पन्ने पलटकर और इसमें इस्तेमाल किए गए
की गुणवत्ता देखकर। लेकिन चाहे तो वीडियो ऑफ करके बोल लीजिए, शायद आवाज दिक्कत ना आए। आवाज जा रही है तो? किसी कट के आ रही है। जी सर। हाँ, तो आस्था और विवेक साहित्य, संस्कृति और सिनेमा पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक हम लोगों ने सुने, और कहीं लग रहा था कि आखिर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने कहानी का क्षितिज अलग से कहानी पर पुस्तक लिखी है, आलोचनात्मक पुस्तक, उपन्यास की परिधि उपन्यास पर केंद्रित, और कई किताबें कविता केंद्रित आलोचना हैं। लेकिन जब मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था तो ऐसी स्थिति में कविता, उपन्यास, कहानी, आलोचना, अनुवाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डायरी, साक्षात्कार, इन तमाम विधाओं को लेकर एक पुस्तक में आने की हमें क्या जरूरत थी। तो मुझे अचानक आए बिमला शर्मा मान्यता थी अब तक हमारी आलोचना में अंतर अनुशासनीय अध्ययन नहीं हुआ, डिसिप्लिनरी, तब तक जाहिर सी बात है कि उस आलोचना का रेंज व्यापक नहीं होगा। और तरुण या फिर शंभू, सबने, फिर साथी कमलेश जी ने, सबने स्वीकार किया कि जितेंद्र श्रीवास्तव के आलोचना कर्म में एक बड़ा रेंज आता है, और वह रेंज जो है बार बार व्यापक दृष्टि में आता है। जैसे जितेंद्र श्रीवास्तव, इस पुस्तक से गुजरकर मुझे लगा जितेंद्र श्रीवास्तव उन विरले आलोचकों में हैं, उन गिने चुने आलोचकों में हैं आवाज शायद फिर से दिक्कत आ रही है। सर, आवाज आ रही है? शायद एक आध सेकंड के लिए इधर उधर हुआ होगा, आ जाएंगे जी। नेटवर्क की दिक्कत हो गई है। अच्छा सर, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, समस्याएं आ रही हैं उनके साथ नेटवर्क की। जुड़ जाएंगे एक आध मिनट में, मुझे लगता है। जी सर, जी। तब तक शायद कुछ समस्या हो रही है। अच्छा सर आ गए हैं हमारे बीच, जुड़ गए हैं। फिर आवाज फिर मुश्किल थी नेटवर्क के चलते। बहरहाल मैं कह रहा था जितेंद्र श्रीवास्तव एक ऐसे आलोचक हैं जो बिरले हैं, बिरले इस अर्थ में हैं कि आज जो हमारा आलोचना साहित्य है वो केवल मैक्सिमम जो देख रहे हैं वो हिंदी साहित्य को लेकर चल रहा है। लेकिन जितेंद्र श्रीवास्तव न केवल मंटो और आनंद और अन्य रचनाकार जो हैं, अन्य भाषाभाषी रचनाकार हैं,
उनकी बात करते हैं, बल्कि अगर आप उनकी अन्य पुस्तकों में से गुजरेंगे तो देखेंगे कि ये रेंज कितना व्यापक है। क्योंकि वो केवल वो हिंदी आलोचना में भी वो भारतीय मतलब जो रचनाएं हैं वो उनका जिक्र अक्सर ले आते हैं, और बिना पढ़े ये सारी चीजें नहीं आती हैं, हमारी जो है खिड़कियां नहीं खुलती हैं। दूसरी बात कि जब रचनाकार, सबसे बड़ी बात जो है इस पुस्तक में मुझे जो दिखाई पड़ी, सबने डायरी पर बात कही, ये प्रयोग उन्होंने यानी जितेंद्र जी ने यह प्रयोग अपनी पहली पूर्ववर्ती एक पुस्तक में भी इन्होंने किया है, और मैंने उस समय भी काफी सराहा था, चाहे वह सूत्र वाक्य में हो या चाहे किसी पुस्तक पर टिप्पणी हो। तो ये जो हैं एक आलोचक की चिंतना से, यानी एक आलोचक का जो चिंतनशील व्यक्तित्व है, उसका जो दर्शन है, वो जो उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो सोच है, अब डायरी से आप गुजरेंगे तो वह देखेंगे, और कहीं ना कहीं आप यह भी देखेंगे कि वह किस धातु का बना हुआ है। यह जो आलोचक है यानी जो जितेंद्र श्रीवास्तव है, वह किससे बने हुए हैं और उनके जीवन में महत्व किसका है। बार बार आत्मीयता की बात आती है, अपनेपन की बात आती है, जड़ की बात आती है यानी लोक की बात आती है, जीवन के उत्सव की बात आती है, पूर्वजों से जुड़े हुई स्मृतियां आती हैं, वर्तमान समय में मौजूद जो परिस्थितियां हैं उन पर रचनाकार यानी आलोचक क्या सोचता है उस पर विचार करता है। यानी ये डायरी के अंश जो हैं सचमुच और भाषा पर कितना अधिकार है। तमाम मुद्दे हम देखते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद ब खुद आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। वाह, जितेंद्र श्रीवास्तव वैसे आलोचक नहीं हैं जो 8 पेज लिखते हैं और 8 पेज हम पढ़ते हैं और 8 पेज पढ़ लेने के बाद हमारी समझ में कुछ नहीं आता है कि आलोचक कहना क्या चाह रहा है। न जितेंद्र की कविताओं में ये मतलब जितेंद्र की कविताओं का यह दोष है और न ही गद्य में यह दोष है। वो सीधे, मुझे जो लगता है जब भी मैं पढ़ता हूं इन वन सीटिंग, हमको लगता है कि जितेंद्र श्रीवास्तव का लेखक अपने पाठक से सीधा संवाद कर रहा है, हृदय से वह संवाद स्थापित कर रहा है और बातें हो रही है दिल से, यानी हृदय से हृदय का ही संवाद चल रहा है। कठिन से कठिन विषय को सहजता के साथ बता देने की शक्ति जिस रचनाकार के पास होता है, जाहिर सी बात है शक्ति होती है, तो वही रचनाकार सचमुच मेरे लिए बड़ा रचनाकार होता है। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसकी चर्चा शायद विनीता कर रही थी जब नेटवर्क ये हो जा रहा था। उसमें जाहिर सी बात है कि उनकी सारी मान्यताओं से आप जरूरी नहीं है कि उस शिक्षा नीति संबंधी जो जितेंद्र जी की जो स्थापनाएं हैं उससे आप सहमत हो। जिस असहमति की बात कर रहे थे, असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो अपने मन की बातें नहीं कह रहे होते हैं उसमें। अगर उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूलभूत विशिष्टताओं को और उसके महत्व को उजागर कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें वो तथ्य दे रहे होते हैं और खूबी कभी कविता से समझा रहे होते हैं, कभी अन्य उदाहरणों से समझा रहे होते हैं। जैसे कि और लंबा आलेख जो लगभग 18-20 पृष्ठों का है, दीवार पर लिखी हुई, उसमें वो अंधेरे में को भी ले आते हैं,
बाजारवाद को भी ले आते हैं, जिस पर बात हो चुकी है, उसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो बिना अपनी आलोचकीय दृष्टि और अपनी विवेकशीलता को ऊर्जस्वित किए कोई इस तरह का लेखन नहीं कर सकता है। इसके लिए बड़ी मतलब अध्ययनशीलता की और दृष्टि की बहुत जरूरत पड़ती है। एक बात और, मेरे प्रिय कवि जो हैं, इस पुस्तक से गुजरकर, इनकी पुस्तक से गुजरकर आप स्पष्ट देख पाएंगे कि आज की तारीख में जब अपनी पीढ़ी का कोई कवि अपने अन्य रचनाकारों तक को नहीं पढ़ता, अपनी पीढ़ी के रचनाकारों को नहीं पढ़ता, भले पूर्ववर्ती को कुछ लोगों को पढ़ ले, लेकिन युवतर, युवतम या जिसे नवान्न कवि कहा जाता है, नए से नए कवियों को पढ़ना और उन पर टिप्पणी करना या ये कहना कि उनको उनकी अपनी रचनाशीलता के माध्यम से उन्हें सही दिशा देना, ये कोई बड़ा साहित्यकार ही कर सकता है। क्योंकि आत्ममुग्धता के दौर में हम अपनी कविता का ही प्रचार करते रहते हैं, अपनी रचना का ही प्रचार करते रहते हैं, लेकिन यह पुस्तक बताती है कि किस तरह से आप लोगों ने सबने बताया, देवेश पतसरिया हो या फिर अन्य रचनाकार हो या विशाल हो या फिर तरुण हो, अंतिम टिप्पणी जो है आप देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं है, ये एक संस्कृति का विकास भी हो रहा है और उसी संस्कृति में कवि की या आलोचक की आस्था है और अपनी विवेकशीलता का वह परिचय दे ही रहा है। तो एक बड़े रेंज की पुस्तक है और इस बड़े रेंज की पुस्तक के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि हमारे बंगाल से एक वरिष्ठ कवि हैं, किसी ने भी नोटिस नहीं ली थी नेशनल स्तर पर, और सबसे पहले जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने प्रमोद बेड़िया की कविताओं के मर्म को उद्घाटित किया था। तो आलोचक जोखिम उठाता है और जाहिर सी बात है कि मैं तो ये बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है, न कभी प्रमोद बेड़िया से जितेंद्र जी की मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी कविताओं से गुजरकर उन्होंने जो टिप्पणी की है वह काबिले तारीफ है। ये एक आलोचक ही जो जिसे कहते हैं आप सजग आलोचक, दृष्टि संपन्न आलोचक होता है, वह अपनी चीजें प्रस्तुत करता है। रही बात आत्मसाक्षी की, उसे मैं दूसरे ढंग से लेता हूं। है ये जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और बहुत महत्वपूर्ण कहानी इधर प्रमाणित हुई लेख के माध्यम से, जाहिर सी बात है। और बिल्कुल तरुण जी ने ठीक कहा कि 5 कहानियों का ही रचनाकार मान लिया गया रेणु को, लेकिन उनकी तमाम कहानियां जो अलक्षित रह गई हैं, उन अलक्षित कहानियों में से एक कहानी आत्मसाक्षी भी है, जिसमें जिसे कि ये भी बताया गया कि क्योंकि सोशलिस्ट थे तो मार्क्सिस्ट लोगों के प्रति ये है। दरअसल ये हम इसको थोड़ा सा व्यापक जो है संदर्भ दे दें। हालांकि मैं तरुण की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रेणु को हमारे बहुत बड़े 2 आलोचकों ने, किसी ने कहा कि नहीं रेणु हमसे छूट गए, या अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं ठीक से, या किसी ने दोष ही दोष देखा किसमें, तीसरी कसम तक कहानी में। आप सभी लोग जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन
इस कहानी की आलोचना के माध्यम से मुझे जो पता चलता है कि ये जो प्रतिबद्धता की घनघोर कमी है और नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में जो गहरी फांक आ गई है और ये फांक और बढ़ती गई है, यह केवल मार्क्सिज्म को अपनाने वाले में नहीं इसको सीमित करें। रेणु ने जरूर कहा था, लेकिन आज के परिदृश्य में यह किसी भी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दल के लिए यह लागू हो सकती है। और इस ढंग से अगर हम रेणु को देखें तो जाहिर सी बात है कि उनका जो पैराडाइम है वो पैराडाइम बड़ा होगा। बहरहाल कहने को बहुत सारी बातें हैं। प्रेमचंद पर तो कई पुस्तकें हैं, फिर बावजूद उसके उन्होंने यहाँ 2 लेख लिखे हैं, पुनर्विचार पर आधारित है। आलोचना पर विश्वनाथ त्रिपाठी पर बात करते हैं, नामवर जी पर बात करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जिसे सभी लोगों ने स्वीकारा और माना, चैन सिंह मीणा की पुस्तक हिंदी दलित कविता रचना प्रक्रिया। सचमुच इतना युवा, उत्साही और मैं कहूंगा कि प्रतिभावान चैन सिंह मीणा को बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पुस्तक का पर भी यहाँ जिक्र है। ताइवानी कवि लिमिन यूंग, इसे मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था, जितेंद्र जी ने इसे कहीं लगाया था पोस्ट में। तो एक कवि हृदय वाला व्यक्तित्व ही ऐसा लेख लिख सकता है जो अनुवाद पर आधारित है। और साक्षात्कार के बारे में सभी लोगों ने बात की। साक्षात्कार तो निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार हैं, और वो चाहे वो रेखा सेठी से दिया गया साक्षात्कार हो, चैन सिंह मीणा से दिया गया साक्षात्कार हो, अथवा जो क्या कहते हैं सुरेश चंद्र मीणा से दिया गया की गई बातचीत हो। स्पष्ट तौर पर हम सही मायने में व्यक्ति, चिंतक, सर्जक, कवि, आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव को अगर जानना चाहते हैं तो ये 2 अंशों से बहुत बढ़िया ढंग से जान सकते हैं, डायरी और जो साक्षात्कार, वो ये दोनों अंश पढ़कर। इसलिए हम लोग जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं अलग चीज है, लेकिन उनकी अंतरात्मा जो है यहां बार बार झांकती हुई दिखाई पड़ती है। उनका जो असली मनुष्यत्व है, जो आत्मीयता है, जो धधाकर मिलने की जो बात है, जो एक मनुष्य है, मनुष्यत्व जो उनके अंदर छिपा हुआ है, ये उनसे बिना मिले भी जो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, इन दोनों को पढ़ने से व्यक्ति, सर्जक, कवि, आलोचक और चिंतक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को भली भांति जान सकते हैं। बहुत बहुत बधाई जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आपको आस्था और विवेक पुस्तक के लिए, कलमकार प्रकाशन के लिए, और टीएनबी ने जो यह मौका दिया उसके लिए। आप सृजनरत रहें। आपको हम बराबर पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहेंगे। बहुत कुछ सीखते हैं और आगे भी सीखेंगे। एक पूरी की पूरी पीढ़ी आपके लेखन की तरफ उन्मुख रहती है, पढ़ना, सुनना, गुनना चाहती है। और आज सबसे अच्छा लगा मुझे जो नई पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के तीनों वक्ताओं ने, अब मैं कमलेश जी को उसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, तीनों वक्ताओं ने इतनी गंभीरता पूर्वक और एक गंभीर और जिसे कहते हैं सीरियस पुस्तक पर इतनी सीरियस बातचीत की। सचमुच मतलब
मैं डॉक्टर शंभुनाथ जी को और डॉक्टर भावना सरोहा को, और जाहिर सी बात है कि हमारे अध्यापक पेशे से ही जुड़े हुए हैं डॉक्टर तरुण, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कृपया आप लोग अपनी यह सृजनशीलता बनाए रखें, क्योंकि आज की तारीख में आलोचना पर बात करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लोग आलोचना पर नहीं बोलते हैं, कविता पर, कहानी पर, नाटक पर, उपन्यास पर तो बात हो जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक आलोचना पुस्तक पर, और वह भी इतने महत्वपूर्ण ढंग से आप लोगों ने प्रस्तुत किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। क्षमा चाहता हूं कि बार बार कनेक्टिविटी कट जा रही थी। इतनी महत्वपूर्ण जगह में बैठकर भी उसकी कनेक्टिविटी कट जाए तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा विकास हो रहा है कि क्या हो रहा है। बहरहाल ये सब दूसरा सवाल है। पुनः पुनः बधाई देता हूं आप सबों को। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय जितेंद्र सर से अनुरोध करती हूँ कि कुछ चंद शब्द कहें। कहता है कि मैं बोलूं। धन्यवाद विनीता। नहीं, इस अवसर पे मुझे क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। मैं आप सब लोगों को सुन रहा था और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप सब ने, प्रोफेसर अरुण होता जी ने, डॉक्टर कमलेश वर्मा जी ने, डॉक्टर तरुण ने, डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र ने, डॉक्टर भावना सरोहा ने, और आपने भी विनीता, आपने भी, सबने बहुत गहराई के साथ इस किताब पर चर्चा की। अच्छा लगता है कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हैं, कोई चीज़ अगर आप कहते हैं, उसको अगर कोई समझता है, उसे कोशिश करता है समझने की। सहमति असहमति तो अपनी जगह है। मैं बार बार कहता हूँ कि ज्ञान, असहमति जो है वो ज्ञान की दुनिया का सौंदर्य है। असहमति नहीं होगी तो ज्ञान तो पोखर की तरह हो जाएगा, और पोखर कितना भी सुंदर हो, वो नदी या समुद्र का विकल्प नहीं होता, उसकी अपनी सीमा होती है। कई बार वो सूख भी जाता है, कई बार गंदा भी हो जाता है, कई चीज़ें रहती हैं। तो असहमति का मामला नहीं है। मूल चीज़ ये है कि जो चीज़ हम लोग कह रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, वो चीज़ समझी जाए, उसको लोग गंभीरता से देखें। तो आप सबने बहुत रुचि के साथ इस किताब पर चर्चा की। रवि शुक्ल ने टीएनबी का यह मंच उपलब्ध कराया। प्रिय डॉक्टर चैन सिंह मीणा ने बहुत रुचि के साथ इस पुस्तक के प्रकाशन की व्यवस्था की। कलमकार प्रकाशन ने, क्या चाहिए एक लेखक को, यही सब चीज़ें चाहिए। आप जैसे लोग हों, सराहने वाले, पढ़ने वाले लोग हों, और क्या चाहिए एक लेखक को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का मैं। धन्यवाद सर। अब इसी के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। टीएनबी चैनल और कलमकार पब्लिशर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, दर्शकगण, श्रोतागण, आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। नमस्कार। सभी को नमस्कार।